is अभिषेक तिवारी and you are watching me on अभय ज्ञान। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या जिसे हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हमने इसके पहले पास्ट और प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर ली है। अब आज हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में सभी लोग काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं, यानी फ्यूचर टाइम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज पहला वीडियो होगा फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि विल शैल का सही यूज क्या है, ट्रेडिशनल यूज क्या है और अब मॉडर्न यूज क्या है। साथ ही मैं बताऊंगा कि सहायक क्रिया के रूप में सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार विल शैल के अलावा अन्य सहायक क्रियाएं जैसे लेट, में, कैन, इनका यूज किया जाता है। साथ ही आपने अगर टेंस पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि विल बी का यूज कंटिन्यूअस में किया जाता है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में किया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हम सिंपल फ्यूचर में भी विल बी को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। इसी तरह अबाउट टू, इज एम आर प्लस टू और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके आज हम देखेंगे फ्यूचर की घटनाओं को बताने के लिए, यानी ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जो फ्यूचर में होने वाली हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही जो इसका बेसिक चीजें हैं रिलेटेड विद साइंस सिंपल फ्यूचर टेंस, वो चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ग्रामेटिकली सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो सीधा आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में पहले नॉर्मल रूल्स, जनरल रूल्स जो हैं वो पढ़ेंगे, इसके बाद स्पेसिफिक कंडीशंस को हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज अ टेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग टू इन नियर फ्यूचर। या ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस इज अ टेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। यानी सिंपल फ्यूचर टेंस वह टेंस है जो ऐसी घटनाओं के बारे में बताता है जो अभी हुई नहीं है लेकिन तो भविष्य में, निकट भविष्य में होने वाली है या भविष्य में घटित होंगी। तो इस तरह की घटनाओं को बताने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं इसकी वर्ब और वर्ब के बारे में देखते हैं, दोनों तरह की वर्ब के बारे में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें मेन वर्ब के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सामान्यतः दो दी गई हैं, विल और शैल। तो आपको विल का कहाँ यूज करना है, शैल का यूज कहाँ करना है, ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं और इसके बाद मॉडर्न रूल क्या है उसे भी हम देखेंगे। तो आपको हमेशा फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल का यूज करना है और सेकंड और थर्ड पर्सन यानी बाकी जो सारे हैं उनके साथ आपको विल यूज करना है। किंतु यही अगर आपको सेंटेंस में डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, थ्रेट यानी किसी को आप धमकी दे रहे हो, किसी को वार्निंग चेतावनी दे रहे हो या प्रॉमिस कर रहे हो, तब यही नियम उल्टा हो जाएगा। तब आपको आई वी के साथ विल यूज करना है और अदर्स के साथ शैल यूज करना है। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल रूल। साथ ही जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है यानी जो यूके की इंग्लिश होती है उसमें शैल का उपयोग सर्वाधिक होता था और जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें विल का उपयोग ज्यादा देखा जाता था। किंतु अब मॉडर्न इंग्लिश में विल का जो यूज है वही सर्वाधिक देखा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में भी अब विल का ही उपयोग किया जाता है। तो ऐसे समझते हैं विल और शैल का मॉडर्न यूज क्या है। विल का यूज आप कब करेंगे, तो जब आपको किसी को प्रॉमिस करना हो सेंटेंस में तब आप विल का यूज कर सकते हैं। यानी कि सेंटेंस में आपको बोलना है कि आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं कल आऊंगा, तो वहां आप बोल सकते हैं आई विल कम, वहां आपको विल यूज करना है। दूसरी, अगर किसी एक्शंस के होने के या किसी वर्ब के होने का 100% चांस व्यक्त करना हो, यानी 0.1 चांस भी नेगेटिव फेंकना हो उस बारे में, तो वहां आप यूज कर सकते हैं। जैसे कल वर्षा होगी, मतलब ये निश्चित हो कि वर्षा होनी ही है, किसी भी कीमत पर वर्षा नहीं हटेगी, होनी ही है, तब वहां आप बोल सकते हैं इट विल रेन टुमारो। साथ में कोई डिटर्मिनेशन, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे करना ही करना है हर हाल में, और आप सेपरेट सेंटेंस के माध्यम से कोई डिटर्मिनेशन आप अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, तो वहां भी आप विल यूज करेंगे। साथ ही किसी को आप धमकी देते हैं, वहां भी विल यूज करते हैं। भले ही आपकी धमकी कोरी हो पाकिस्तान की तरह, लेकिन फिर भी आप वहां जब सेंटेंस बनाएंगे विल का ही यूज करेंगे। जैसे मैं तुम्हें घर में घुस के मारूंगा, आई विल बार्ज इन एंड बीट यू। भले ही आप करें ना करें, पर
जिस वक्त आप उसे धमकी दे रहे होंगे, थ्रेट दे रहे होंगे, वहां आपको यूज करना है विल। सेल का यूज देखते हैं, किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी अप्रोक्सीमेट 70% हो, यानी 100% ना हो, 100% से कम हो, वहां आप सेल यूज करते हैं। दूसरा, आप किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, वहां भी आप सेल यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सेल आई मेक अ कप ऑफ टी, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय ला दूं या बना दूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं सेल। साथ ही जब आप किसी को ओपिनियन लेते हैं या देते हैं, वहां भी आप सेल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी से आप पूछना चाहते हैं कि क्या मैं यह कार खरीद लूं, सेल आई बाय दिस कार, यानी क्या यह कार मुझे खरीद लेनी चाहिए। वैसे तो जब ये सेंटेंस आप बनाएंगे तो हिंदी में अगर इसका नॉर्मल उच्चारण करेंगे तो क्या यह मैं कार खरीदूंगा ऐसा होगा, लेकिन हिंदी में इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो इसका अर्थ होता है वो ये होता है कि क्या मैं कार खरीद लूं, यानी इस माध्यम से आप ओपिनियन मांगते हैं। दूसरा, किसी की विश मांगना हो तो वहां आप यूज कर सकते हैं सेल। तो ये थे हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और सेल का यूज। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख के कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करके फिर आगे देखते हैं कैन में लेट का एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज, फिर सेल बी का कैसे यूज करना है, अबाउट टू को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सेल या विल कंडीशन के अकॉर्डिंग, प्लस आपकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज होनी है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ये सेंटेंस होता है। हिंदी में इसकी पहचान की बात करें तो एंड ऑफ द सेंटेंस गा, गी, गे ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे जाऊंगा, मैं जाऊंगा, वह जाएगी, वह खेलेगा। इस तरह लास्ट सेंटेंस में देखें जो लास्ट वर्ड होता है वो गा, गी, गे इस तरह आता है। साथ ही कार्य के भविष्य में होने का बोध होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। यहां विल भी यूज कर सकते हैं, सेल भी यूज कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं या इवेंट के होने के 100% बता रहे हैं तो आप विल यूज करिए। अगर पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं है कि जाना ही है, यानी 100% श्योरिटी नहीं है, तो आप सेल यूज करिए। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुतायता विल का ही प्रयोग किया जाता है ज्यादातर सेंटेंसेस में। मैं कल हॉकी जरूर खेलूंगा, आई विल प्ले हॉकी टुमारो। वह पत्र लिखेगी, सी विल राइट अ लेटर। तुम बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट। तो इस तरह सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। नहीं तो निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बहुत अच्छी तरह आपको पता है, तो सीधे देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो भी लास्ट वीडियोज हैं, हर वीडियोज में लगभग हमने इसके बारे में बात की है, समझाया है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तो स्ट्रक्चर होता है इसका, सबसे पहले हम रखते हैं इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वह कल कार नहीं चलाएगा, ही विल नॉट ड्राइव कार टुमारो। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट अ लेटर। एक सेंटेंस मैंने देखा था कि मैं तुम्हें घर में घुस के मारूंगा, आई विल बार्ज इन एंड बीट यू। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। एक फनी और इंटरेस्टिंग सेंटेंस था, मुझे ध्यान आया तो मैंने आपको दोबारा से बता दिया। खैर, हम बात कर रहे हैं निगेटिव की। एक दो सेंटेंस और देखते हैं। जैसे वह हॉकी नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले हॉकी। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसका भी हम सीधे स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्या होते हैं बहुत अच्छी तरह आपको पहले समझाया जा चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कि दो तरह के होते हैं इंट्रोगेटिव, तो पहले तरह इंट्रोगेटिव की हम बात कर रहे हैं, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव, जिनको हम यस और नो में आंसर कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक कंफर्मेशन मांगी गई है, ना कि इंफॉर्मेशन। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वह दिल्ली जाएगा, विल ही गो टू दिल्ली। इसी तरह क्या तुम कार चलाओगे, विल यू ड्राइव कार। तो इस तरह सेंटेंसेस के साथ आप और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब हम बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव की, यानी इसमें ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड की हेल्प से बनते हैं और इनको हम यस और नो में आंसर
नहीं करते हैं। जैसे तुम कहां जाओगे, इस तरह सेंटेंसेस को हम यस और नो में आंसर नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे फ्रेम करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर विल यू गो। स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह पता है, नहीं ध्यान है तो आपको बता दूं कि सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह सेंटेंसेस के साथ आप और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप इन चीजों के बारे में काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं, तो आपको सेंटेंस फ्रेम करने में, अपने से सेंटेंस लेकर उन्हें बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम नकारात्मक भाव में कोई प्रश्न करते हैं। जैसे क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगे, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले रखा जाता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां नॉट को आप चाहे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और सब्जेक्ट के पहले रख सकते हैं, वो भी आपका स्ट्रक्चर सही होगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमने अभी देखा, क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू दिल्ली। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, विल और नॉट को एक साथ, विल नॉट यू गो टू दिल्ली, या फिर विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं, विल प्लस नॉट बनता है वॉन्ट। यहाँ को विलेंट नहीं बनाना है, जैसे आपने एरेंट, एरेंट, हैवेंट, इजेंट बनाया था, उस तरह नहीं बनाना है। यहाँ विल प्लस नॉट वॉन्ट बनता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। अब आइए हम देखते हैं कि कैन में लेट का हम कैसे यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए। जैसे ही कैन डू दिस वर्क, ये एग्जाम्पल है कैन से। कैन से एक एग्जाम्पल और देखिए, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। पहले का मतलब था कि वह यह कार्य कर सकता है। तो इस तरह सेंटेंसेस बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इसके पीछे वजह यह है कि आप अगर सेंटेंस पे ध्यान दें कि ही कैन डू दिस वर्क, यह ना तो प्रेजेंट है ना ही पास्ट में है। आप ध्यान से देखें कि ना ही प्रेजेंट में है और ना ही पास्ट में है। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस या तो प्रेजेंट में होगा, या तो पास्ट में होगा, या तो फ्यूचर में होगा, इसके अलावा कोई टेंस ही नहीं है। तो जब ये ना प्रेजेंट है ना पास्ट है, तो ये फ्यूचर होगा। वह यह कार्य कर सकता है, अगर इसे आप देखें तो ता है से आपको लगेगा कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ रूल भी वैसे ही कुछ लगते हैं, लेकिन इसे हम फ्यूचर, जनरली से फ्यूचर में भी माना जा सकता है। तो इसी तरह एक एग्जांपल्स देखते हैं हम में से, इट मे रेन टुडे, यानी आज वर्षा हो सकती है। और ना वर्षा हुई है ना वर्षा हो रही है, अभी वर्षा हो सकती है, यानी अगर वर्षा होगी भी तो कब होगी, फ्यूचर पे होगी। तो ये जो एक्शन है कब का है, फ्यूचर टाइम का है। इसलिए ना यहाँ तो अगर पास्ट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर फ्यूचर होगा, वर्षा हो सकती है। इसी तरह लेट का देखते हैं, तो लेट हिम गो या लेट अस गो, अगर हम बोले कि लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो यहाँ पर कार्य जो होगा, वो एक्शन जो होगा, वो फ्यूचर टाइम पे ही होगा। ये फ्यूचर टाइम का ही एक्शन माना जाता है, इसलिए लेट को भी हम बोल सकते हैं कि ये फ्यूचर टाइम के एक्शन में यूज होती है। तो इस तरह कैन में लेट का यूज कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस को बनाने के लिए। ये सभी एक्शन जो होते हैं वो फ्यूचर टाइम के होते हैं। इसीलिए हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट है और टेंस अलग कॉन्सेप्ट है। ये कहना कि टेंस मतलब टाइम, इसीलिए गलत है, हम ये नहीं कह सकते। हाँ, टाइम एक बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है टेंस का, उसके बिना टेंस अधूरा है, एलिमेंट्री पार्ट है। लेकिन जो टेंस है वो टाइम नहीं है, यानी टाइम ही टेंस नहीं है, और भी सारी चीजें हैं जो टेंस को फुलफिल करती हैं। ये चीज आपको अभी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक नई चीज देखते हैं, एबिली कंडीशन, कि हम कब शैल बी और विल बी का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए। जनरली शैल बी या विल बी का यूज करते हैं हम कंटिन्यूअस के टेंस को बताने के लिए, यानी फ्यूचर टाइम में ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो लाइव रहेंगे, जो जारी होंगे। लेकिन हम उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे यूज करते हैं, आइए वो देख लेते हैं। जैसे कल सोमवार होगा, टुमारो विल बी मंडे। मैं आपसे मिलकर प्रसन्न होऊंगा, आई विल बी हैप्पी
टू मीट यू। इस सेंटेंसेस में देख रहे हैं आप कि रहा है, रही है, रहा होगा, यानी कार्य जारी होने का बोध कहीं से भी नहीं हो रहा है, यानी कार्य जारी रहने का कोई किसी भी तरह की कंडीशन नहीं है, फिर भी हम यहाँ विल बी शैल बी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वास्तव में विल ही यूज हुई है, शैल ही यूज हुई है। यहाँ पर बी है वो होने के लिए यानी टू बी के लिए, या ये कहें कि हैपन के लिए, किसी इवेंट के घटित होने के लिए यूज किया गया है। जैसे टुमारो विल बी संडे, कल सोमवार होगा, यहाँ होने के लिए बी का यूज किया गया है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का यूज किया गया है। इसी तरह आई विल बी हैप्पी टू मीट यू, यानी मैं आपसे मिलकर प्रसन्न होऊंगा, यहाँ प्रसन्न होने के लिए यानी ये घटित होने की प्रसन्नता होने के लिए यहाँ बी का यूज किया गया है, जबकि हेल्पिंग वर्ब विल ही है। तो आइए देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग कंडीशंस। पहले कंडीशन हम देखते हैं इन कंडीशंस के अलावा कि कैसे हम गोइंग टू का यूज करते हैं फ्यूचर टाइम के सेंटेंसेस को बताने के लिए। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई सेल बाय अ टीवी, यानी मैं एक टीवी खरीदूंगा। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी, यानी मैं एक टीवी खरीदने वाला हूं। तो दोनों सेंटेंस सही होंगे, दोनों सेंटेंस एक ही भाव व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए ग्रामर की दृष्टि से भी इसे सही माना जाता है। इस तरह आप गोइंग टू का यूज करके फ्यूचर टाइम के सेंटेंसेस को प्रेजेंट में फ्रेम कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो फ्यूचर टाइम के सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत जगह है हम प्रेजेंट को यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देख के उससे हम समझते हैं कि यू विल राइट अ लेटर, यानी तुम एक पत्र लिखोगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो गोइंग है वो, जो गोइंग का प्रयोग होता है वो कार्य के शीघ्र संपन्न होने को व्यक्त करता है, और वहीं जब हम उसे सिंपल फ्यूचर में ऐसे बनाते हैं, यू विल राइट ए लेटर, वह कार्य के भविष्य में संपन्न होने को व्यक्त करता है। तो यहाँ जो शीघ्र संपन्न कार्य होगा वो भी आखिर फ्यूचर टाइम का ही होगा। यानी जब हम गोइंग का प्रयोग करते हैं, यानी आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी, यहाँ टीवी खरीदने के कार्य शीघ्र संपन्न होने वाला है, तो इस तरह सेंटेंस को हम इस पे बनाते हैं। तो यानी ये भी कार्य होगा आखिर फ्यूचर में ही, ये जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम का ही है। तो इस तरह हम इसे कह सकते हैं कि ये फ्यूचर एक्शन है, लेकिन इसे हम प्रेजेंट में बना सकते हैं। तो ये थी एक कंडीशन। अगली कंडीशन देखते हैं, यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू का भी यूज हम इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस अदर के साथ, इस स्ट्रक्चर के साथ हम बना सकते हैं फ्यूचर टाइम के जो एक्शंस हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए। जैसे ट्रेन जाने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू गो, यहाँ ट्रेन गई नहीं है ना जा रही है, जाने वाली है, यानी ये एक्शन भी कब हो रहा है, फ्यूचर में। सेंटेंस देख के ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यह फ्यूचर टाइम का एक्शन है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ट्रेन विल गो सून, यानी बहुत जल्दी ट्रेन जाने वाली होती है, अति शीघ्र संपन्न होने वाले कार्य को हम भविष्य में इस तरह हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मुख्य अतिथि आने वाले हैं, द चीफ गेस्ट इज अबाउट टू कम। तो इस तरह सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कई बार हम यूज करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हमेशा फैक्ट बताने के लिए किया जाता है, और ये जनरली न्यूज़पेपर्स की या न्यूज की हेडलाइंस में ज्यादातर यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं फ्यूचर टाइम के एक्शन को बताने के लिए हम कैसे यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे द प्रेसिडेंट विजिट्स आगरा टुमारो, तो इस तरह भविष्य में होने वाले कार्य, यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो आगरा को कल विजिट करेंगे, फ्यूचर टाइम पे विजिट करेंगे, लेकिन हमने इसे फ्रेम किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम जो फ्यूचर टाइम के एक्शन होते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेम करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हमें इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करके फ्यूचर टाइम के एक्शन को बताते हैं। यानी इज एम आर का यूज हम जैसे कंटिन्यूअस में करते थे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैसे ही करना है, उसके बाद टू लगा के और फिर हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के फ्यूचर टाइम के एक्शन को बताना है। जैसे मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड, मुझे कल वहां जाना है, आई एम टू गो देयर टुमारो। तो इस तरह तुम्हें कल वहां जाना है, यू आर टू गो देयर टुमारो। इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए हम हैव का भी यूज करते हैं, हैविंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड,
और मुझे पढ़ना है आई एम टू रीड। इसमें फर्क ये है कि आई हैव टू रीड में बाध्यता व्यक्त की जाती है कि पढ़ना ही पढ़ना है 100%। जब बाध्यता हो वहां पर हम हैव यूज करते हैं, और जब बाकी को हम सामान्य स्तर पर बोलते हैं जहां बाध्यता व्यक्त कंपल्सन व्यक्त नहीं किया जाता है वहां हम बोल सकते हैं आई एम टू रीड। तो हैव और एम के यूज में आप डिफरेंस भी समझिएगा। जैसे सी इज टू सिंग अ सॉन्ग, उसे गीत गाना है, तो यहां पर भी देख रहे हैं जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम का है, गीत गाना है, अभी गा नहीं रही है, यानी उस एक्शन को परफॉर्म करना अभी बाकी है, वो एक्शन फ्यूचर टाइम में परफॉर्म करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग वह जो एक्शन होने वाला है वो होगा फ्यूचर में। तो आई होप आपको सारी कंडीशंस बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी, साथ ही आपको वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिली है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, साथ ही कौन सा वीडियो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और वीडियो के अंदर के सबसे कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो सीधा आप तक पहुंच जाए। So thanks for watching. Jai Hind.